आज हम एक नया अध्याय पढ़ने जा रहे हैं जो आपका इकाई नंबर 2 बीजगणित का है। अध्याय नंबर 4, ठीक है, जिसका नाम है बहुपद। आया समझ में? तो ये जो है इकाई जो है आपका दूसरा के अंतर्गत रखा गया है, अध्याय नंबर 4। तो आज जो हम बहुपद के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुपद का अंग्रेजी नाम होता है पॉलिनोमियल्स। क्या होता है? पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो इस बहुपद को समझने से पहले अपन को समझना होगा कि चर और अचर क्या होता है। उसके बाद आपको समझना होगा ये बीजगणित एक्चुअल में क्या है। इसको हम लोग बोलते हैं बीजगणित के अंतर्गत जो संरचना पढ़ते हैं बीजीय संरचना कहलाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद बाकी जब बीजीय संरचना आपको समझ में आ जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि बहुपद क्या है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं अचर। आप लोग नाम सुनो जी, अचर जी, चार अचर सुने हो। अचर क्या है? जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। इसका इंग्लिश नाम होता है कांस्टेंट, ANT, कांस्टेंट, ठीक है। अचर क्या होता है? यह वह चिन्ह है, वह चिन्ह है जिसका मान जिसका मान जिसका मान बदलता नहीं है, जिसका मान बदलता नहीं है, फिक्स्ड रहता है, जिसका मान बदलता नहीं है। यह वह चिन्ह है जिसका मान बदलता नहीं है, फिक्स रहता है ना, बदलता नहीं। उदाहरण के लिए जैसे कि देखो, दो दो को कभी तीन बोलते हो क्या? दो को एक बोलते हो क्या? नहीं। कभी देखो दो पांच बन जाता है? नहीं। पांच हो गया, ऋण दो हो गया, ऋण 5/3 हो गया, ऋण 6/2 हो गया, या हो गया पाई। ये सारे आपके और अनगिनत उदाहरण हैं, समझ लो बहुत सारे हैं। ये जिसका मान न बदलता उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अचर बोलते हैं, ठीक है ना। इसका एक और नाम होता है नियतांक। कहीं पे नियत है बोल देते हैं। नियत मतलब फिक्स रहता, बदलता नहीं। जब आगे आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा होता है चर, जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। यह वह चिन्ह है जिसका मान जिसका मान जिसका मान शर्त जिसका मान शर्त व शर्त के अनुसार लिख सकते हैं। जिसका मान शर्त के अनुसार बदलता रहता है, ठीक है। उदाहरण के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अचर मान क्या होता है? एक्स वाई जेड, ये सारे मान जो क्या होता है अलग अलग शर्त के अनुसार अलग अलग मान बदलता रहता है, ठीक है। जैसे कि देखो, एक मैंने ले लिया x धन 1 बराबर 5 ले लिया, एक शर्त ले लिया ना, कंडीशन ले लिया, ठीक है ना। फिर एक मैंने ले लिया आपका x धन 2 बराबर 10 ले लिया, ठीक है। एक मैंने यहाँ पे कंडीशन ले लिया x धन 10 बराबर 3 ले लिया, ठीक है। अलग अलग यहाँ पे 3 मैंने कंडीशन ले लिया, ठीक है। इसको मैं y कर देता हूँ आपको ज्यादा अच्छा, इसको x ही रहने देता हूँ, इसको y करता हूँ। ये देखिए, तो ये क्या हो जाएगा? x 5 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऋण का 1। तो x बराबर यहाँ पे आपका आ जाएगा 4। यहाँ देखिए y बराबर 10, ऋण जब उधर, धन 2 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऋण 2। तो y बराबर आपका कितना हो जाएगा? धन का 8 हो जाएगा। यहां पर देखिए x बराबर 3, ऋण का 10, सो x बराबर आपका कितना आ जाएगा? ऋण का 7 आ जाएगा। आया समझ में? अब आप क्या देख रहे हो? देखो इधर इधर क्या देख रहे हो? x बराबर यहाँ पे क्या आ रहा है? 4, और यहाँ पे क्या आ रहा है? x बराबर 7। और आप लोगों ने अभी तक पढ़ा तो देखा होगा, कहीं पर x का मान 2 हो जाता है, कहीं पे x का मान 3 हो जाता है, y का मान कहीं पे 2 लिखते हो, कहीं पे 3 लिखते हो। अलग अलग कंडीशन और अलग अलग शर्त के अनुसार क्या करते हो आप? एक्स वाई जेड का मान जो है बदलते रहता है। आप लोगों ने यही पढ़ा हुआ है। तो जिसका मान अलग अलग, जिसका मान शर्त के अनुसार बदल जाए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? चर, ठीक है। और जिसका मान बदलता नहीं है, फिक्स रहता है, वो क्या कहलाता है? हमारा अचर कहलाता है। अभी जो तुम्हारा जो चर भी होता है वो दो प्रकार का होता है। देखो उदाहरण देखो, चर जो होता है आपका दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक जो होता है स्वतंत्र और एक जो होता है परतंत्र, ठीक है। मैं आगे इसको एक्सप्लेन करता हूं।
देखिए मैंने एक कंडीशन ले लिया x धन y बराबर 5, ठीक है, और इसको मैं लिख दे रहा हूं y बराबर 5 ऋण का x, ठीक है। ये देखिए इसको, ये मैंने ऐसा लिख दिया। अब देखो जब x बराबर 1 रखूंगा, x बराबर 1 रखूंगा तो y बराबर क्या मिलेगा, x बराबर यहाँ पे 1 रखूंगा तो y बराबर क्या मिलेगा, 5 ऋण 1 बराबर क्या आ जाएगा, 4। जब x बराबर जब मैं 2 रखूंगा तो y बराबर क्या मिलेगा, 5 ऋण 2 कितना आ जाएगा, 3। जब x बराबर मैं 3 रखूंगा तब y बराबर कितना आ जाएगा जी, 5 ऋण 3 कितना आ जाएगा, ये 2। और जब x बराबर मैं 2 रखूंगा तब y बराबर मिल जाएगा 5 ऋण 2 कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। यानी आप देख पा रहे हो जब मैं x का मान बदल रहा हूं तो y का भी मान क्या हो रहा है, बदलते जा रहा है। दिख रहा है, ये वाले कंडीशन में दिख रहा है ना, ये वाले शर्त में एक शर्त क्या है, x धन y बराबर 5 है। जब इसमें मैं y बराबर 5 ऋण x किया तो आप देख पा रहे हो जब x का मान जब बदल रहा हूं तो y का मान भी क्या हो जा रहा है जी, बदल जा रहा है। तो x और y दोनों क्या है, चर है, क्या है, दोनों चर है, लेकिन दोनों का मान देखो बदल रहा है। यहाँ पर देख रहा हूं जब मैं x का मान बदल रहा हूं अब y का मान क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। तो जिसका मान मैं बदलता हूं मतलब वो स्वतंत्र है, ऑटोमेटिक बदल रहा है, स्वतंत्र है, तो इसको बोलते हैं स्वतंत्र चर। जिसका मान स्वतः बदल जाता है क्या कहलाता है, स्वतंत्र चर। और जिसका मान स्वतंत्र चर का जब बदल दे तो ऑटोमेटिक उसका बदल जा रहा है। देखो जैसे कि मैं x जगह 1 कर दिया तो y का मान कितना मिल जा रहा है, 4, ये ऑटोमेटिक चेंज हो जा रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं परतंत्र चर। क्या बोलते हैं इसको, परतंत्र चर। स्वतंत्र चर क्या है, जिसका मान अपने अनुसार आप बदल लो, और जब आप बदलोगे तो उसका मान ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, उसको करना नहीं पड़ेगा चेंज। जैसे देखो मैंने x का मान 1 रखा, उसको मैंने रख दिया ना, लेकिन y का मान देखो ऑटोमेटिक बदल गया। जब x का मान 2 रखा y का मान 3 मिल गया, जब x का मान 3 रखा y का मान 2 मिल गया, जब x का मान 2 रखा y का मान 3 मिल गया। अरे 3 3 कैसे आ गया, अच्छा 2 2 बार रख दिया। चलिए इसको एक्चुअल में 4 रखना था मुझे, ठीक है, 4 रखना था, इसको 4 रख दो, ठीक है। तो ये जो 4 रखोगे तो ये आपका आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये देखो, ठीक है। तो x का मान बदलने पर y का मान पुनः बदल जा रहा है, तो x को हम लोग बोलते हैं स्वतंत्र चर, और y जो होगा यहाँ पे क्या होगा, हमारा परतंत्र चर होगा, ठीक है ना। तो चर समझ लिए, चर जिसका मान फिक्स है, बदलता नहीं है, जैसे कि नंबर्स आपकी जितने संख्याएं हैं, ठीक है, उसके साथ साथ पाई भी आ जाता है, ठीक है। चर जिसका मान क्या होता है, अलग अलग शर्त के अनुसार बदलते रहता है। देख रहा हूं यहाँ पे मैंने 2 अलग अलग शर्त ले लिया, x का मान बदल गया, ठीक है। और चर चर 2 प्रकार का, स्वतंत्र चर जिसको हम बदलते हैं और हमारे बदलने से पुनः दूसरा बदल जाता है, वो क्या कहलाता है, परतंत्र चर। तो स्वतंत्र चर जो स्वतंत्र रूप से बदले और परतंत्र चर जो स्वतंत्र चर पर निर्भर करे, इसके मान पर ये निर्भर करेगा। तो y जो होगा तुम्हारा परतंत्र और x जो होगा तुम्हारा स्वतंत्र चर कहलाएगा। तो यहाँ पर आप लोग चर समझ लिए। अब यहाँ पर जो मेन टॉपिक है हमारा वह है आपका बीजीय व्यंजक, ठीक है, बीजीय व्यंजक। देखिए अब हम समझते हैं आपका बीजीय संरचना, या बीजीय व्यंजक लिखे तो ज्यादा अच्छा है। देखिए कहीं कहीं संरचना भी लिख देता है, कहीं कहीं व्यंजक भी लिख देता है, ठीक है ना। आपके बुक में जो है व्यंजक वर्ड का यूज किया गया है, व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक या इसी को व्यंजक को कहीं पे बोल देते हैं संरचना, संरचना, ठीक है, दोनों नाम आप याद रखिए। जिसमें जिसमें चर व अचर को गणितीय संक्रियाओं, ठीक है, गणितीय संक्रियाओं धन ऋण गुणा भाग की सहायता से लिखा जाता है, ठीक है। ये ना जिसमें को ना जिसको लिख दो, ठीक है, जिसको चर व अचर, चर व अचर, जिसको चर व अचर, जिसमें ठीक लिख रहा हूं, जिसमें ठीक रहेगा, जिसमें चर व अचर को, ठीक है, जिसमें चर व अचर को गणितीय संख्याओं धन ऋण गुणा भाग की सहायता से लिखा जाता है,
बीजीय संरचना कहलाता है। ठीक है, बीजीय संरचना ये। ठीक है, उदाहरण के लिए देखो, जैसे लिख दिया x धन 2, देख पा रहे हो x क्या है, चर है, और ये क्या है, अचर है, बीच में क्या चिन्ह लगा, धन का चिन्ह। ठीक है, x की घात 2 ऋण x धन 2। ठीक है, x गुणा y, ठीक है, गुणा के रूप में हो गया, x की घात 2 बटा z भाग के रूप में हो गया। तो क्या करेंगे, x y को या चर अचर को क्या करेंगे, धन ऋण गुणा भाग चिन्ह के साथ से लिखा जाए तो क्या कहलाता है आपका, बीजीय संरचना। ये सारे हमारे क्या हैं, बीजीय संरचना है। ठीक है ना। अब देखिए आपने समझ लिया बीजीय संरचना। ठीक है, अब हम देखते हैं बहुपद, जो कि आपका मेन टॉपिक है, बहुपद। बहुपद जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल्स, इंग्लिश नाम है। बहुपद क्या है, बहुपद क्या है, वह बीजीय संरचना, वह बीजीय संरचना संरचना जिसकी घात, जिसकी घात पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, बहुपद कहलाता है। वह बीजीय संरचना जिसकी घात जो होती है पूर्ण संख्या होता है, बहुपद कहलाता है। अब पूर्ण संख्या क्या है जी, पूर्ण संख्या क्या है, होल नंबर, गिनती की संख्या, मतलब 1 2 3 4। जब 1 2 3 4 के साथ शून्य को जोड़ दिया जाता है, शून्य को भी साथ में लिख दिया जाता है, तब ये जो है हमारा क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। और ये क्या है, अनंत तक जाती है। आगे अनंत मतलब अपरिभाषित, नहीं बता सकते कहां तक जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो है हमारा क्या कहलाता है, ये जो है हमारा क्या कहलाता है जी, बीज बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुपद। जैसे कि देखो उदाहरण के लिए यहां पर समझो उदाहरण, जैसे कि मैंने लिख दिया x की घात 2 धन 3x धन 4। अब देखो यहां पर देखो जी, x की घात कितनी है, 2, 2 क्या है आपका, पूर्ण संख्या है, 3x, x की घात कितनी है, 1, 1 क्या है आपका पूर्ण संख्या है, 4। अब देखिए 4 के साथ जो है घात आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन 4 को हम लिख सकते हैं 4x की घात 0 बराबर, क्योंकि x किसी भी संख्या जब घात 0 होता है तो उसका मान कितना होता है, 1, तो ये कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। अब x की घात जो 0 वाला है, इसको जो है हम लोग अचर बहुपद, इसको जो है हम लोग अचर बोलते हैं, शून्य बहुपद बोलते हैं। ठीक है ना। x की घात जब शून्य नहीं जी, इसको जो हम लोग अचर बहुपद बोलते हैं, सॉरी गलती हो गई, इसको अचर बहुपद बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये अचर बहुपद क्या है हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि 4 को हम लिख सकते हैं 4x की घात 0। ठीक है। अब किसी भी संख्या के जब घात 0 होता है तो आप घातांक के नियम में पढ़ के आओ, इसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसका मान 1 हो जाएगा, यानी बराबर क्या हो जाएगा, ये 4। ठीक है। तो यहाँ पर इसकी घात नहीं दिख रही, मतलब इसका घात क्या है, 0 है। क्या है जी, 0 है। और 0 किसमें शामिल है, पूर्ण संख्या में। मैंने क्या लिखाया कि बीजीय संरचना जिसकी घात पूर्ण संख्या होती है क्या कहलाता है, बहुपद। तो आपको क्या देखना है, घात को देखना है। घात अगर पूर्ण संख्या में आ रहा है यानी वो बहुपद है। दूसरा देखो, y की घात 10 धन वर्गमूल 2 y की घात 5 धन y की घात 4। ये बताओ ये बहुपद है कि नहीं। देखो y की घात कितनी है, 10, 10 पूर्ण संख्या है, y की घात कितनी है, 5 पूर्ण संख्या है, y की घात 4 पूर्ण संख्या है, मतलब बहुपद है। चौथा नंबर, तीसरा नंबर पे देखो, 2x की घात 5 धन वर्गमूल 2x की घात 3 धन वर्गमूल 4x की घात 2 धन 1। ये है कि नहीं बताओ। इसकी चर की घात देखो, चर की घात कितनी है, 5, इसमें कितनी है, 3, इसमें कितना है, 2, और इसमें नहीं दिख रहा, मतलब कितना, 0 है। तो ये सारे इनकी घातें क्या है, पूर्ण संख्या है, यानी ये बहुपद है। ठीक है। चलिए एक थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा लेवल आपका हाई कर देता हूं, एक अलग उदाहरण दे रहा हूं। ठीक है, सिर्फ एक ही उदाहरण दूंगा आपको, 2 दे देता हूं। देखो एक देखो, जैसे कि x की घात 2 धन y की घात जो है मैंने लगा दिया वर्गमूल 2 और धन का 3। ठीक है। और दूसरा मैंने एक उदाहरण दे दिया,
x की घात y वाला लिख देता हूँ, y की घात 2 धन y की घात 1/2 धन 5। अब बताइए ये दोनों जो है हमारा बहुपद होगा कि जैसे देखिए x की घात 2, ये x ही कर दो, यहाँ पर देखो x की घात वर्गमूल 2 लग गया। वर्गमूल 2 क्या पूर्ण संख्या है? नहीं। कैसी संख्या? वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये बहुपद हमारा नहीं है। इसको देखो y की घात 2 धन y की घात क्या है? 1/2 और धन क्या है? 5। 1/2 हमारा क्या है? परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या है क्या? नहीं है। तो अतः यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या देखना है? आपको जो है उसकी घात देखनी है। क्या देखना है जी? घात। तो इसको जो है ना हम एक सूत्र टाइप से लिख सकते हैं कि हमारा बहुपद होगा कि नहीं। इसको देखिए ऐसा आप याद रख सकते हो, एक बहुपद होगा जिसके सामने क्या होगा? अचर संख्या होगा। देख पा रहे हो ये अचर है, कुछ नहीं है, मतलब एक होगा। ठीक है ना, अचर होगा और उसके बाद जो चर आएगा और चर की घात जो होगी ये आपका होगा पूर्ण संख्या होगा। अगर चर की घात पूर्ण संख्या हुई यानी वह क्या होगा? हमारा बहुपद होगा। तो आपको क्या देखना है जी? चर की घात को देखना है। चर की घात जो है पूर्ण संख्या होना चाहिए। या ऐसा भी बोल सकते हो, देखो एक चीज और, अगर ऐसा याद रखना थोड़ा कठिन लग रहा है तो ऐसा याद रख सकते हो। इसमें देखो इसमें कितनी संख्या आ रही है? शून्य से लेकर 1 2 3, माने शून्य से बड़ा। ठीक है ना, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जब चर की घात शून्य या शून्य से बड़ा हो तब क्या कहलाता है हमारा? तब हमारा क्या कहलाता है? बहुपद। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है इसका भी मान बड़ा हो जाएगा, 0.5 दशमलव वाला नहीं लेना है ना, इसीलिए हम लिखवा देते हैं कि पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, चलिए इसको लिखिए फिर आप लोग। देखिए अब आपने देख लिया बहुपद क्या है, ये आपने समझ लिया। अब हम देखेंगे बहुपद का निरूपण। निरूपण मतलब प्रदर्शन, कैसे प्रदर्शित करते हैं, उसको कैसे लिखते हैं। ठीक है ना, तो जैसे देखिए एक मेरा बहुपद है x की घात 2 धन x धन 3। ठीक है, तो इसको जो है हम ऐसे लिखेंगे px, p फॉर पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो या p का डिनोशन है। ठीक है, और आगे इसको लिख सकते हैं pq, जैसे क्यू वाई बराबर वाई की घात 3 धन वाई की घात 2 धन 4। आर जेड लिख सकते हो, जेड की घात 2 धन 3 जेड धन 5। ठीक है, आर एस एक्स लिख सकते हो, एक्स की घात 2 धन 5 एक्स धन 4। ये ठीक है, यहां पर देखो एक और मैं ले रहा हूं एक्स वाई। ठीक है, पी एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2। ये इतना उदाहरण से आप लोग समझो। देखो यहाँ पे मैं क्या लिखा हूं? पी क्यू आर एस पी। ठीक है, तो ये जो P है, Q है, R है, S है, ये सारे जो है बहुपद का प्रदर्शन करने का तरीका है। ठीक है, ये इससे क्या करते हैं? बहुपद को प्रदर्शित करते हैं। बहुपद का क्या है? ये निरूपण है। बहुपद का क्या है? ये निरूपण है। ये मतलब बताता है कि ये क्या है? हमारे बहुपद है। अब देखिए थोड़ा सा इधर देखिए, यहाँ पर एक्स है, इधर देखो कैसा वाला टर्म आ रहा है? एक्स वाला। यहाँ पे वाई इधर कैसे दिख रहा है? वाई वाला। यहाँ पे जेड है यानी कैसा दिख रहा है? जेड वाला। यहाँ पे एक्स वाला यानी कैसे दिख रहा है? एक्स वाला। ये एक्स वाई दोनों है, मतलब एक्स और वाई दोनों पद आ रहा है। इसका कहने का मतलब ये जो रहेगा चर को बताता है। किसको बताता है जी? चर को। कैसे चर को? कि आगे कौन सा वाला चर आएगा। अगर यहाँ पे एक्स लिखा है, इसका समझो कि इधर एक्स वाला ही रहेगा। इधर वाई लिखा है, मतलब इधर कैसा रहेगा? वाई वाला ही रहेगा। अगर ये जेड लिखा है तो इधर कैसे रहेगा? जेड वाला रहेगा। अगर एक्स लिख दिया तो एक्स वाला, और एक्स वाई दोनों लिखा है मतलब एक्स भी रहेगा वाई भी रहेगा। अगर एक्स वाई जेड तीनों लिख दे तो एक्स वाई जेड तीनों ही रहेगा। ठीक है, ये पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया, या कुछ और लिख सकता है। ठीक है ना, जरूरी नहीं एस टी यू भी ऐसा भी लिख सकता है। ठीक है, लेकिन एक्स वाई जो रहेगा, ये जो बीच में जो रहता है, जरूरी नहीं है एक्स वाई ही रहे। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे कोई ऐसा लिख दिया पी एक्स एम लिख दिया, ये तो इधर क्या आएगा? एक्स की पावर 2 एम धन 3। यानी यहाँ पे जो लिखेगा वो ये बताता है इधर कौन से वाले चर आने वाला है, और ये तुम्हारा जो है शुरू वाला क्या बताता है? बहुपद बताता है। क्लियर है? शुरू जो लिखा है वो बहुपद को प्रदर्शित करेगा और बीच वाला जो है वो क्या बताएगा? आपके चर को बताता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम समझ लेते हैं बहुपद, बहुपद के पद की गणना। बहुपद के पद की गणना,
बहुपद में कितने पद हैं, ये इसकी गणना करेंगे। ठीक है, जानेंगे। तो यहां पे नोट करके लिख लीजिए, बहुपद में पदों की गणना, पदों की गणना धन व ऋण चिन्ह के आधार पर किया जाता है। किया जाता है गुणा व भाग चिन्ह को आधार नहीं लिया जाता, आधार नहीं लिया जाता है। इसका मतलब समझो कि अगर इसमें पदों की जो गणना जो करेंगे वह क्या होगा, आपके धन और ऋण चिन्ह के आधार पर होगा। ठीक है, गुणा और भाग के चिन्ह को आधार नहीं लिया जाता, माने इसको आधार नहीं लेंगे, इसको नहीं देखेंगे। ठीक है ना, देखिए कैसे, उदाहरण से समझिए। एक उदाहरण के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे 3x, ये ठीक है। इधर पर मैं लिख दिया आपका 4x धन 5y। अब देखिए ये कितने पद है, देखो आपको गुणा को ध्यान नहीं देना है, 3 के साथ गुणा है x का, तो आप बोलोगे सर 3 1 x 1, तो मैंने क्या बोला, गुणा चिन्ह को नहीं देखना है। तो ये कितने पद हो गए, एक, कितने पद हो गए जी, एक पद। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक पद। इसको देखो, ये एक और ये धन चिन्ह लग गया तो ये एक, तो दोनों मिला कितने पद हो गए, दो पद। ठीक है, और आगे देखते हैं, देखो 4x ऋण 5y धन 3। अब यहाँ पे बताओ कितने पद होगा, देखो एक ये पद हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये कितने हो गए, तीनों मिला के 3 पद। यहाँ पे पद कितने हो गए, 3 पद। अब यहाँ पे देखो x y z, यहाँ पे कितने पद है बताओ, कितने पद होंगे, एक पद। क्यों, क्योंकि बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, और गुणा का चिन्ह रहेगा उसको एक ही मानते हैं, अलग अलग नहीं मानते हैं। अलग अलग कब मानेंगे, धन और ऋण चिन्ह के हिसाब से। तो ये कितने पद हो गए, एक पद। अब देखो एक्स वाई डिवाइड बाई जेड, अब बताइए कितने पद होगा, कितने पद होगा ये, एक पद। क्यों एक पद होगा, क्योंकि भाग के चिन्ह को अपने को ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो समझ में आ गया, गुणा चिन्ह रहेगा और भाग चिन्ह रहेगा तो उसमें पदों को ध्यान नहीं देना है। चलिए एक और थोड़ा सा यहाँ पे उदाहरण लेता हूं। अब देखिए x की घात 2 धन 2x धन 3, इसमें कितने पद है बताइए, कितने पद है जी, 3 पद है। कितने पद है, 3 पद, बहुत अच्छा। अब देखिए थोड़ा सा ना, अब मुझे बताइए इसमें कितना पद है, इसमें कितना पद है, 2p में जब p जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 3p। अब बताओ कितना पद है, एक पद। कितने पद है, एक पद, ये है आपका एक पद। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण लेता हूं। x धन 2 की घात 2, इसमें कितना पद है, कितना पद है जी, एक पद। कम से कम धन को देख को बोलो, धन को देखना है, धन और ऋण को। कितने पद होगा इसमें, कितने पद होगा, 2 पद। लेकिन हम इसको आगे हल करते हैं। आपको पता है a धन b की घात 2 बराबर आपका होता है a की घात 2 धन b की घात 2 धन 2ab होता है, या आप लोग ऐसे पढ़ोगे 2ab को बीच में लिखते हैं, b को इधर करते हैं, ऐसा पढ़ो सूत्र। तो इससे फैलेगा, तो a की जगह क्या लिख देंगे x, और b की जगह क्या लिख देंगे 2, प्रसार होगा तो ये क्या हो जाएगा, x की घात 2 धन 2 गुणा 2x धन क्या हो जाएगा, x की घात 2, नहीं जी b की तो 2 की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हल होगा तो x की घात 2 धन 4x धन क्या हो जाएगा 4। अब बताओ इसमें कितने पद है, 3 पद। कितने पद है, 3 पद। तो इसमें कितने पद होगा, 3 पद होगा। देखने पे कैसा दिख रहा है, 2 पद। इसको देखने पे कैसा दिख रहा है, 2 पद, लेकिन है कितना पद, एक पद। इसमें 2 पद दिख रहा है लेकिन है कितना पद, 3 पद। इसका कहने का मतलब अगर आपको कोई बहुपद दे दे तो उसको हल करके उसके पद को बताएंगे, माने बिना उसको सरलीकरण करना। इसको क्या बोलते हैं, सरलीकरण करना। क्या बोलते हैं जी, सरल करना को क्या बोलते हैं, सरलीकरण करना। तो किसी भी बहुपद आपको दिया रहे
उस बहुपद का पहले आप सरलीकरण करोगे, सरल रूप में तोड़ोगे, सरल रूप में तोड़ने के बाद जो है उसके आप पद को गिनोगे, ठीक है। और जितने पद रहेंगे उतना क्या होगा फिर आपका बहुपद का उस बहुपद का उतना पद होगा। एक चीज और ध्यान देते, देखो अगर मैं इनके आधार पे बात करूं, जब सरलीकरण हो जाए, बहुपद क्या हो जाए, सरलीकरण हो जाए, तब की स्थिति बता रहा हूं, ठीक है ना। पदों की संख्या जो होगी, पदों की संख्या, बहुपद जब सरलीकरण कर लो तो उसके बाद बता रहा हूं, पदों की संख्या धन ऋण चिन्ह की संख्या जो रहेगा उसमें जो है आप धन 1 कर देना। बहुपद में पदों की जो संख्या जो रहेगी धन ऋण चिन्ह की संख्या में धन 1 कर देना। देखो इधर, जैसे कि इधर देखो कितने धन लगा है, कितना धन, 1, तो 1 में 1 धन करो, कितना आ गया, 2, 2 पद। इसमें देखो कितना कितना धन लगा है, इसमें देखो 2, 2 में 1 जोड़ दो, कितना आएगा, 3 पद। तो ये पद ज्ञात करने का सूत्र है धन और ऋण की संख्या को देखना और धन 1 कर देना, तो उतने पद है, लेकिन सरलीकरण करने के बाद, ठीक है। क्लियर है सभी को? चलो चलो देखो, अभी हमने बहुपद के पद समझ लिया, अब देखते हैं बहुपद की घात, ठीक है। कैसे हम बहुपद की घात पहचानेंगे कि उस बहुपद घात कितनी है, कैसे हम काउंट करते हैं उसको देखते हैं, ठीक है ना। तो किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात उस बहुपद का घात कहलाता है। चर की जो अधिकतम घात रहेगी उस बहुपद का क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा जी, घात कहलाएगा। उदाहरण के लिए देखो, जैसे कि x की घात 2, अच्छा मैं एक इसका प्रेजेंटेशन जो निरूपण है उसमें ले लेता हूं, x की घात 2 धन 3x धन 4, ठीक है। अब बताइए इसकी घात कितनी है, 2, इसकी घात कितनी है, 1, और इसकी घात 0। अभी पढ़ेंगे हम 0 इसके बारे में, लेकिन इसकी घात मैं बता दें 0 है, ठीक है ना। तो मैंने क्या लिखा है, किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात उस बहुपद की घात होती है। तो इस चर, इसमें जो चर उसमें अधिक घात कितना है, अधिक किसकी घात है, तो 2 की ना, तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 2। तो इस बहुपद का घात कितना होगा, 2, ठीक है। एक उदाहरण ले लेता हूं पी वाई वाला, जैसे कि देखिए y की घात 5 धन 2 y की घात 10 धन 3 y की घात 6 धन y, ठीक है। अब बताइए इस बहुपद की घात कितनी होगी, देखो इसकी घात 5, इसकी घात 10, इसकी घात 6, इसकी घात 1, तो अधिकतम घात कितनी है, 10। तो इस बहुपद का घात कितना होगा जी, 10। गुड, बहुत अच्छा। चलिए एक लेते हैं जेड की घात 2 धन जेड की घात 3 धन जेड की घात 5 धन जेड की घात, अरे यार यहाँ पे कुछ रेंडमली ऐसे नंबर लूंगा तो मजा नहीं आ रहा, कुछ ऐसा टाइप का ले लेता हूँ, ये कुछ नंबर के साथ लिखूं ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब बताओ इसकी घात कितनी है, 3, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब एक नया चीज लेता हूं ना मैं, यहाँ पे पी ही रहने देता हूं, ये देखो पी क्यू आर जो भी आपकी इच्छा हो लिख सकते हो। जैसे कि मैंने ले लिया ये, तो यहाँ पर जो है ना इसको थोड़ा हटाता हूं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो गए सर क्या लिख रहे हो करके, ठीक है। ये थोड़ा सा इसके नीचे लिख रहा हूं, देखिए x और y, अब इसकी घात बताओ कितनी होगी, इसकी घात कितनी होगी बताओ, कितना होगा जी, 1। देखने से लग रहा है, लेकिन याद रखना घात में क्या हो रहा है, इसकी घात 1 है और इसकी घात कितनी है, 1 है। तो दोनों की घात जब गुणा रहता है, जब क्या रहता है, गुणा रहता है, तो दोनों की घात जुड़ जाती है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2। गुणा रहेगा तो घात क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2। देखिए x y z, इसकी घात कितनी हो जाएगी, 3। क्या ये क्या होगा, गुणा रहता है तो घात क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। अब बताएंगे इसकी x की घात धन x y की घात 2। अब इस बहुपद की घात कितनी है बताइए, अच्छे से देखो इस बहुपद घात कितनी होगी, x गुणा y, x गुणा y की घात 2, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2। और यहाँ पर भी गुणा है, दोनों की घात जुड़ेगा, इसकी घात 1 और इसकी घात 2, तो जुड़ के कितना हो जाएगा,
3, तो इसका 3 हो गया और इसका 2 हो गया, तो अधिकतम कितना हो रहा है 3, तो इसकी घात कितनी होगी 3 होगी। एक और उदाहरण लेता हूं, क्योंकि अधिकतर जो है ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है इसी में कंफ्यूजन होते हैं, कंफ्यूजन जो है यही इसी क्वेश्चन में ज्यादा होते हैं। अब बताइए इसमें घात को जो है आप लोग बताइए अधिकतम घात कितनी है। देखो इसकी घात कितनी होगी 10, कैसे 10 होगा, देखो इसकी घात कितनी है 1 और इसकी घात कितनी है 2 और इसकी घात कितनी है 1, तो तीनों 1 2 3 और 1 4, इसको जोड़ो 1 2 और जेड की घात 10, तो कितना हो गया 12 नहीं हो गया ये, तो ये जो है ये कितना हो गया आपका 4 और कितना हो गया 12, तो अधिकतम कितना हो गया 12, तो इसकी घात कितनी होगा ये 12। ठीक है, समझ में आ गया घात गिनना। अब देखिए यहां पर आपको बताता हूं अचर बहुपद। अचर बहुपद एक ऐसा बहुपद, एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात, चर की घात शून्य होता है, शून्य होता है, अचर बहुपद कहलाता है। अचर उदाहरण के लिए देखिए, ये देखिए 2, इसमें चर दिख रहा है क्या, चर दिख रहा है क्या जी, अरे यार चर नहीं दिख रहा मतलब इसकी एक्स की घात 0 लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। इसमें चर दिख रहा है क्या, नहीं, तो जिसमें मतलब चर ना दिखे वो सारे क्या कहलाते हैं अचर बहुपद। जिसमें चर नहीं दिखे ऐसा भी बोल सकते हो क्या कहलाते हैं अचर बहुपद, या ऐसा भी बोल सकते हो जिसमें चर की घात शून्य होती है। जैसे कि देखो 2 को मैं लिख सकता हूँ x की घात 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा और कितना हो जाएगा जी 2, तो 2 मेरा क्या हो जाएगा अचर बहुपद। ठीक है, तो 2 हो गया, ऋण 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 5/2 हो गया, पाई हो गया, जितने आप जान रहे हो जिसमें एक आपको ना दिखे वो साले क्या कहलाएंगे, आपको एक्स वाई जेड ना दिखे, चर ना दिखे, क्या कहलाएंगे आपका अचर बहुपद। और परिभाषित में कैसे लिख सकते हैं, एक ऐसा बहुपद परिभाषा में जिसमें चर की घात शून्य होती है, जिसमें चर ना दिखे उसकी घात कितनी होती है शून्य होती है, क्योंकि हमें पता है जब उसके साथ चर लगाएंगे तो उसकी घात शून्य लगाएंगे, और किसी भी संख्या की घात शून्य होती है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है, तो ये हमारा कहलाता है अचर बहुपद। ठीक है, इसमें अब नेक्स्ट आता है आपका शून्य बहुपद। क्या आता है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है, वह बहुपद, वह बहुपद जिसमें जिसमें सारे पद, सारे पद शून्य होता है, ये सारे पद शून्य हो जाए। उदाहरण के लिए स्वयं शून्य है, उदाहरण के लिए क्या जी स्वयं अकेला शून्य है, देखो इसमें सारे पद शून्य होगा, सब 0 0 हो। अब तुम लिख दोगे सर 0 x की घात 2 धन 0 x की घात 3, सर ये में तो 1 से दिख रहा है, लेकिन भैया गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 0, इसके साथ गुणा करोगे कितना हो जाएगा 0 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो जिसमें सारे पद 0 हो या सारे पद शून्य हो क्या कहलाते हैं हमारे शून्य बहुपद कहलाते हैं। अब इसकी घात कितनी होगी, इसकी घात कितना होगा जी शून्य बहुपद का घात, तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, शून्य गुणा 1 की घात 50 लिख दिया, शून्य गुणा 1 की घात 100 लिख दिया, तो लेकिन ये शून्य ही आएगा, ये शून्य ही आएगा, मतलब इसकी घात कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि शून्य साथ गुणा होगा शून्य हो जाएगा। तो इसकी घात जो होती है अपरिभाषित होता है। क्या होता है अपरिभाषित। अपरिभाषित करने का मतलब जिसकी परिभाषा नहीं दे सकते, हम बता नहीं सकते। आप लोग इसी को लिखते हो अनंत, अब परिभाषा का ही मीनिंग क्या चिन्ह लगाते हो अनंत। ठीक है, तो बोल सकते हो अनंत होता है सर शून्य बहुपद की घात, या तो बोल सकते हो अपरिभाषित होगी, हम नहीं बता सकते इसकी घात कितना होगा। ठीक है, चलिए लिखिए इसको। देखिए अब हमारा टॉपिक है बहुपद का प्रकार। बहुपद का प्रकार, तो हमारे जो बहुपद जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एक होता है इसके घात, पहले लिख लेते हैं पद के आधार पर, पद के आधार पर। दूसरा होता है घात के आधार पर, घात के
आधार पर। ठीक है, तो देखो पद के आधार पर पहला होता है आपका एक पदीय बहुपद। ठीक है, एक पदीय बहुपद जिसमें क्या होता है, जिसमें एक पद होता है, जिसमें पद की संख्या कितनी होगी, ऑनली और ऑनली कितना पद होगा जी, सिर्फ और सिर्फ एक पद होगा। जैसे कि उदाहरण के लिए 4x 5x की घात 10 3x की घात 2, ये हमारे क्या कहलाएंगे, एक पद ही, जिसमें देख पा रहे पद कितने हैं, एक है। ठीक है, दूसरा देखो द्विपदीय, द्विपदीय बहुपद जिसमें पद की जो संख्या होगी वो कितना होगा, 2 होगा। उदाहरण के लिए x धन 2 5x की घात 2 धन y 3x की घात 10 धन z की घात 20। घात से मतलब नहीं है, घात कुछ भी रहे, पद कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जैसे कि देखो x की घात 2 ऋण 5, ऋण वाला भी हो सकता है, x की z वाला भी हो सकता है, z की घात 2 ऋण 2 ऋण 3, ऐसा कुछ भी पद जो है 2 होना चाहिए, द्विपदीय। फिर उसके बाद आता है त्रिपदीय। त्रि या ऐसा लिख देते हैं ये वाला, त्रिपदीय, त्रिपदीय बहुपद। ठीक है, इसमें देखो पद 3 रहेंगे, जैसे x की घात 2 धन x ऋण 2 z की घात 5 धन 2 z धन का 6, ये पद की संख्या कितनी रहेगी, 3 रहेगा, 3 पदीय। ठीक है, घात के आधार पर पहला होता है एक घातीय, एक घाती नहीं बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद। एक घाती का नाम होता है रैखिक बहुपद। ठीक है, इसमें घात कितना रहेगा जी, अधिकतम घात कितना रहेगा, 1। जैसे कि देखो x धन 2, ठीक है, x धन y धन z, इसमें पद से मतलब नहीं है, इसमें पद से मतलब नहीं है, इसमें जो है घात को देखना है, इसकी घात कितनी है, 1, तो रैखिक बहुपद। दूसरा देखो द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, इसमें क्या रहेगा, घात कितना रहेगा इसका जी, अधिकतम घात कितना रहेगा, 2। जैसे कि देखो x की घात 2 धन 5x धन का 3, x की घात 2 अकेला लिख दोगे तब भी है, z की घात 2 अकेला लिख दोगे तब भी है। ठीक है, z की घात 2 धन 5x नहीं, z वाला ही रखता हूं, धन 6, ये ऋण लगा दो यहाँ, ये सारे हमारे क्या द्विघाती, इसमें घात कितना है, सभी में 2 है। तीसरा देखो त्रिघातीय, त्रिघातीय बहुपद, इसमें घात जो रहेगा ये कितना रहेगा, 3 रहेगा। जैसे x की घात 3 लिख दिया, z की घात 3 लिख दिया, या x धन x की घात 2 x की घात 3 धन 5x, ये इसमें भी देखो अधिकतम घात कितनी हो रही, 3 हो रही है। ठीक है, x की घात 3 ऋण 4x ऋण 5 y x की घात 3 मत लिखो, 2 लिख दो, कुछ भी। ठीक है, पद कुछ भी रहा लेकिन घात कितनी होनी चाहिए, इसमें 3 होना चाहिए। पद 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो जाए, तो ये घात के आधार पर, इसको घात को देखना है। ठीक है, और ये जो है इसके पद के आधार पर है। ठीक है, अब देखिए, अब समझ लेते हैं बहुपदों के गुणांक। ठीक है, बहुपद के गुणांक या बीजी संरचना के गुणांक लेना ज्यादा अच्छा रहेगा, बहुपद ही नहीं बोलना चाहिए। बहुपद वैसे चैप्टर पढ़ा तो बहुपद भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुपद के गुणांक, ठीक है, देखिए तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एक आपका द्विघाती बहुपद ले रहा हूं। ठीक है, द्विघातीय बहुपद ले रहा हूं, जैसे कि मैंने ले लिया 2x की घात 2 धन 3x ऋण 4 धन 4 ले लिया, चलो ठीक है। अब देखो ये 2 क्या है, x स्क्वायर का गुणांक कितना, देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। इधर देखिए जी, ये क्या है, 4 आपका अचर है, x का आपका चर है, 3 क्या है, अचर है, x स्क्वायर चर है और 2 क्या है, अचर है। जब किसी चर के साथ अचर का गुणा रहता है तो वह जो है उसको गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है, गुणांक। क्या बताया, जब कोई अचर
किसी चर के साथ गुणा रहता है तो वह उसको गुणांक कहलाता है। जैसे कि देखो यहाँ पे x की घात 2 क्या है, चर है, और इसके साथ कौन सा चर लगा है, 2, तो ये 2 क्या कहलाएगा, इसका गुणांक। तो x की घात 2 का गुणांक क्या हो जाएगा, 2। x का गुणांक क्या होगा बताओ, x का गुणांक क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का गुणांक किसके साथ गुणा हो, 3, और इसको बोलते हैं हम लोग 4 को अचर पद। लास्ट में जो लिखा है जिसमें x नहीं दिख रहा उसको क्या बोलते हैं, अचर पद। तो अचर पद कितना है, 4, या ऐसा भी बोल सकते हैं x की घात 0 का गुणांक, इसको x की घात 0 करके लिख सकते हैं, x की घात 0 करके लिख सकते हैं इसको जी। हाँ, तो x की घात 0 का गुणांक ऐसा भी बोल सकते हैं, ये दोनों एक ही है ना। ये आया समझ में, क्लियर है, तो समझ में आ जाए गुणांक क्या है। अब जो है थोड़ा सा हम देख लेते हैं बहुपद के शून्यक, ठीक है, यहीं पर मैं टॉपिक दे देता हूं, बहुपद के शून्यक, ठीक है। इस शून्यक को हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश नाम होता है जीरोस, या इसी का एक और नाम आपको सुनने को मिलेगा, ये आपके रूट कहलाते हैं, ठीक है ना। ठीक है जी, क्या होता है देखो, जब जब किसी बहुपद, जब किसी बहुपद px में x के x बराबर a, ठीक है, a क्या है, कोई कोई x को ले लेते हैं, a कोई वास्तविक संख्या, ठीक है, a कोई वास्तविक संख्या, ठीक है, px में x बराबर a, और x क्या है यहाँ पे, वास्तविक संख्या, वा मतलब क्या होगा, वास्तविक संख्या, रखने पर पी ए, देखो एक मान रख दिए, पी ए बराबर 0, क्या मिल जाता है, 0, 0 प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। तो x बराबर a बहुपद px का शून्यक कहलाता है। जब किसी बहुपद px में x बराबर है, x बराबर है क्या, कोई वास्तविक संख्या, ठीक है, रखने पर pa मैंने रख दिया, देखो x की जगह क्या रख दिया, a, तो क्या मिल गया मुझे, 0 मिल गया, 0 प्राप्त होता है, तो x बराबर a बहुपद px का शून्यक कहलाता है। ठीक है, देखिए एक उदाहरण से समझते हैं, उदाहरण लेते हैं, एक मैंने उदाहरण ले लिया आपका, जैसे कि बहुपद px बराबर ले लिया x की घात 2 धन x ऋण 6, ठीक है, ये ले लिया मैंने। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे x की जगह जो है 2 रखता हूं, ठीक है, x बराबर 2 रखने पर, तो ये क्या आ जाएगा, तो जहां जहां x लिखा है वहां पे क्या आ जाएगा, 2, तो ये हो जाएगा 2, ये भी आपका हो जाएगा 2 की घात 2 धन 2, ये हो जाएगा ऋण 6, ये आपका हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, और ये हो गया ऋण 6, 4 में 2 जुड़े कितना हो जाएगा, 6, और ये कितना हो गया, ऋण 6, तो दोनों कितना हो जाएगा, 6 में ऋण 6 जाएगा, कितना बचेगा, शून्य, कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी। देखो इस बहुपद में मैंने क्या किया, ये मेरा बहुपद है ये वाला, इस बहुपद में मैंने क्या किया, x बराबर 2 रखा, क्या रखा, x बराबर 2 रखा, तो बहुपद क्या हो गया, शून्य हो गया। तो ये x बराबर 2 जो होगा, अतः x बराबर 2 बहुपद, बहुपद क्या है, px का शून्यक है। ये समझ में आ गया, जो मान रखोगे, अगर वो मान रखने पर वो बहुपद क्या हो गया, शून्य हो गया, तो क्या कहलाएगा, वही मान शून्यक। यहाँ पे क्या शून्यक है, x बराबर 2 शून्यक है, ठीक है ना, तो मान को क्या कर देगा, शून्य कर देगा। आपको आगे जो है प्रश्न पूछेगा, चेक कीजिए शून्यक है कि नहीं, तो आप क्या करोगे, उस x को मान को उस बहुपद में रखोगे, अगर शून्य आ गया मतलब शून्यक है, नहीं आया मतलब नहीं है। क्लियर है, सभी क्लियर है जी। चलो अब देखिए एक चीज थोड़ा सा और यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे एक चीज और आप लोग नीचे जो है नोट करके लिख लेंगे, ठीक है, नोट, बहुपद को उसके
चर के घात, बहुपद को उसके चर के घात के अवरोही क्रम, अवरोही क्रम को बोलते हैं घटते क्रम, घटते क्रम में बहुपद को उसके चर के घात के अवरोही क्रम या घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, व्यवस्थित करके लिखा जाता है। ठीक है, तथा अचर को अंतिम में रखा जाता है, रखा जाता है। ठीक है, ऐसा लिखना, ऐसा लिखना बहुपद का, बहुपद का सामान्य रूप कहलाता है। ठीक है जी, बहुपद का सामान्य रूप कहलाता है। बहुपद को कैसे लिखा जाता है? बहुपद को उसके चर के घात के अवरोही क्रम, घटते क्रम में व्यवस्थित करके लिखा जाता है तथा अचर को अंतिम में रखा जाता है। ऐसे लिखना बहुपद का सामान्य रूप कहलाता है। ठीक है, जैसे कि देखो एक उदाहरण के लिए मैंने लिख दिया x की घात 2 धन x 2x की घात 3 धन 5x की घात 6 धन x धन 2 धन x की घात 10। ये देखो मैंने इधर उधर लिखा हुआ है, तो इसका सामान्य रूप कैसे होगा? सबसे बड़ी वाली घात, बड़ी वाली घात कौन सा है? बड़ी वाली घात कौन सा है जी? x की घात 10। उसके बाद छोटा कौन सा आएगा? 5x की घात 6, फिर उसके बाद 2x की घात 3, फिर x की घात 2, फिर धन x, फिर धन 2। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो होगा आपका क्या कहलाएगा? बहुपद का सामान्य रूप कहलाएगा। ठीक है ना जी, इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म। ऐसे व्यवस्थित क्रम में लिखना है इसको। ठीक है ना, आया समझ में? बहुपद को कैसे लिखेंगे? पहले बड़ी वाली घात चर का, फिर छोटी वाली घात, फिर छोटी वाली घात, फिर लास्ट में जो है अचर पद को लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो है जमाया जाता है बहुपद। ठीक है, चलिए आप लोग लिखिए इसको।